नमस्कार, मैं सुष्मिता मुखर्जी खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 में आप सबका स्वागत करती हूँ। ये एक ऐसा महामंच है जहाँ कलाकार, नेता, अभिनेता सब एक छत के नीचे आते हैं। तो चलिए मिलते हैं इन सब कला प्रेमियों को। जब आपका नाम लेते हैं और इतनी गर्व से और इतनी प्राइड से दो नेशनल अवार्ड विनिंग राइटर हैं आपने जब अब इंटरनेट पे तो सब कुछ है आपके बारे में, तो हम वो सवाल ही बोरिंग लगता है कि जी। और पहले मैं वही नवनी जी को बता रही थी, इतने लोग भरे रहते थे। अब बच्चे भी कहते हैं कि हम तो यूट्यूब में देख लेंगे। ये एक्चुअली एक नॉलेज बैंक है। हम जो बात करते हैं ताकि बुंदेलखंड के स्पेशली बच्चों विद दैट पर्सपेक्टिव कि उनको हम क्या दे सकते हैं पावर पॉइंट्स, क्योंकि आप लोग कहाँ मिलेंगे उनको। और कहीं रैंडम आपके बारे में सब कुछ है इंटरनेट में, ऐसा नहीं है कि नहीं। पर मैं एक्चुअली उससे थोड़ा परे सवाल इसलिए पूछना चाह रही हूँ कि जो अशोक मिश्रा को मैं जानती हूँ 40 साल, और आप थिएटर के हैं, आप फिल्म के हैं, आप एक्टर, डायरेक्टर, राइटर, लिरिसिस्ट। हु इज द रियल अशोक मिश्रा? कौन है आप? मैं सबका मिला जुला रूप हूँ जी। और ये सब मेरे लिए एक्सप्रेशन के माध्यम है। कभी मैं किसी माध्यम में लगता है कि इस माध्यम में अभिव्यक्त करना चाहिए, कभी मुझे लगता है कविता लिखनी चाहिए तो मैं कविता लिखने लगता हूँ, कभी मुझे लगता है कि नाटक करना चाहिए तो मैं थिएटर का हूँ तो नाटक करता हूँ, प्लेस करता हूँ मैं, या फिर प्ले लिखने लगता हूँ मैं। कभी फिल्म नहीं लिख रहा हूँ अगर तो मैं कोशिश करता हूँ नाटक लिखूँ। तो ये सब एक्सप्रेशन के मीडियम हैं और हर आदमी बहुत सारे मीडियम में काम करता है, हर कलाकार। आजकल हिंदी के बहुत सारे कवि लोग पेंटर हो गए हैं, बहुत अच्छे। प्रयाग शुक्ल हैं और लीलाधर मंडलोई हैं, ये कवि हैं। राजेश जोशी, ये सब पेंटर भी हो गए हैं, आजकल पेंटिंग कर रहे हैं बहुत कमाल की। तो आर्टिस्ट बंधा हुआ नहीं होता है, और जो बंधे हुए आर्टिस्ट होते हैं वो बहुत लिमिटेड भी, नज़रिया भी लिमिटेड हो जाता है उनका। तो इसलिए मेरे लिए सारे मीडियम बराबर हैं, कोई मेरे लिए कम ज़्यादा नहीं है कि सिनेमा बहुत बड़ा मीडियम है और नाटक छोटा, ऐसा नहीं है। नाटक भी उतना ही बड़ा मीडियम है जितना सिनेमा। सबके अपने अपने पावर हैं। तो इसलिए मेरे लिए बहु विविधता होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। विविधता होना बहुत ज़रूरी है। तो आप जब एक सुबह उठते हैं तो आपको तभी एक कॉल आता है कि नहीं, आज मेरा जो अंदर का जो एक आर्ट है, अंदर का आर्टिस्ट जो है, शायद आप कुछ एक प्रोजेक्ट लिख रहे होंगे बहुत टाइम से, 10-20 मतलब महीना 2 महीना, उसके बीच में आप वो फोकस में करते हैं, इसी बीच में आप थोड़ी चर्निंग होती है? ये डिपेंड करता है। अगर मैं कोई फिल्म लिख रहा हूँ जिस समय, तो सवेरे उठता हूँ तो मुझे फिल्म का ही कोई सीन याद आता है कि ये सीन होगा तो कैसा होगा, ये संवाद होगा तो कैसा होगा। अगर मैं नहीं लिख रहा हूँ तो मेरे दिमाग में सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है कोई कविता या कोई गीत। जो उठते साथ मुझे लगता है कि अच्छा ये एक कविता एक आ रही है, एक चूहा इधर से उधर गया, उस पर मुझे कविता लिखनी चाहिए, या एक पंछी उड़ गया उस पर मुझे लिखना चाहिए। तो या तो कविता आती है मेरे दिमाग में, या फिर फिल्म लिख रहा हूँ तो फिल्म आती है, नाटक लिख रहा हूँ तो नाटक आता है। तो ये जो आप जैसा कि कह रहे हैं कि आप एनएसडी से निकले एज ए एक्टर, आप एक्टिंग था ना आपका? तो मिला जुला कोर्स था, इंटीग्रेटेड था, पर हमारा 1 साल हम लोगों का जो स्पेशलाइजेशन था उसमें आप एक्टर थे या डायरेक्टर थे? मैं डायरेक्शन में इंटरेस्टेड था। हाँ, तो मैं डायरेक्टर बनने ही बम्बई आया था। जी, इसके बारे में बताइए आपकी जर्नी थोड़ी सी। तो मैंने प्लेज काफ़ी किए, दिल्ली में भी किया, उस एनएसडी में आने से पहले भी किया था। पर जब मैं बम्बई आया आप रेपर्टरी में तो नहीं थे कभी? नहीं, मैं रेपर्टरी में गया नहीं। सीधे आप बम्बई आए एनएसडी के बाद? मैं 6-7 साल मैंने दिल्ली में काम किया और बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया मैंने। मॉर्निंग में मैं मॉडर्न स्कूल वसंत विहार में ड्रामा टीचर था। अच्छा। फिर रात को मैं दिल्ली क्लॉथ मिल्स में मजदूरों के साथ रंगमंच करता था, जिसमें मेरे हीरो थे सुनिधि चौहान के पापा दुष्यंत चौहान। सिंगर सुनिधि चौहान, उनके पापा? हाँ। अच्छा। तो वो मेरे हीरो हुआ करते नाटकों में।
वो वहाँ वर्क करते थे दिल्ली क्लॉथ मिल्स में, डीसीएम में, तो वर्क करते थे। तो वो भी रामलीला करने के लिए आए, तो मैंने उनको राम बना दिया। फिर और भी हमने ब्रेख्त के नाटक किए, मोलियर के किए, शेक्सपियर का कॉमेडी ऑफ एरर्स किया, जिसमें ये मालिक बनते थे दुष्यंत। तो आपको कैसे, आपने ग्रुप बनाया, आपको फाइनेंसेस कैसे वो वहाँ का ग्रुप था, मजदूरों का एक ग्रुप था। अच्छा। जो ट्रेडिशनली रामलीला और कृष्ण लीला करते थे पारसी रंगमंच की स्टाइल में। पर उनके जो डायरेक्टर थे चंपालाल, वो बीमार पड़ गए थे, नहीं काम कर पा रहे थे। तो मेरा एक प्ले देखा वहाँ के सोशल वेलफेयर ऑफिसर ने श्री राम सेंटर में, तो उसने कहा आप हमारे यहाँ काम करेंगे क्या, रामलीला कृष्ण लीला? मैं कहा जरूर करूँगा मैं। तो वहाँ मैं पहुँच गया, तो उन्होंने मुझे एक फ्लैट दिया रहने को और 1500 रुपये तनख्वाह, और मैं अकेला था। तो मैंने कहा बढ़िया है ये। उस समय मतलब सुबह भी तनख्वाह और शाम को भी तनख्वाह? 2 टाइम तनख्वाह। वहाँ से मुझे 1300 मिलते थे मॉडर्न स्कूल से, और दोपहर को मैं खाली रहता था। तो मैंने एक मिडिल क्लास का ग्रुप बनाया अपने लोगों को इकट्ठा करके। तो मैं सवेरे से रात दिन तक थिएटर ही करता रहा 8 साल। बाप रे। और वो करने के बाद फिर मैं बम्बई आया। उस पे एक्टिंग कभी की? हाँ, एक्ट मैंने प्ले में कभी एक्टिंग नहीं किया, अपने डायरेक्ट किए। ओरिजिनल कुछ हाँ लिखा लिखा उस ना टाइम? मैंने, हाँ डीसीएम में मैंने पहला जो प्ले किया, तो मैंने वो किया अपना लिखा हुआ एक नाटक, बजे ढिंढोरा उर्फ खून का रंग। ये नौटंकी है जो बाद में बहुत खेली गई पूरे हिंदुस्तान में। अच्छा। नौटंकी शैली में का, हाँ, बिल्कुल व्यंग नाटक है वो। तो वो मैंने वहाँ डायरेक्ट किया पहला। आपका फर्स्ट ओरिजिनल प्ले? जी, आपका पहला ओरिजिनल? मेरा पहला ओरिजिनल प्ले था वो। पब्लिश्ड है? पब्लिश्ड है। अच्छा, फिर? तो वो करने के बाद फिर वर्कर्स ने उसको बहुत लाइक किया, क्योंकि नौटंकी थी। और ये सब वर्कर जो थे वो नौटंकी के जानकार थे, कोई कानपुर से आया था, कोई लखनऊ से आया था, दुष्यंत वगैरह सब उसमें थे। तो इन लोगों ने काफ़ी अच्छा हुआ। दुष्यंत चौहान। अच्छा, ये जो इनके फादर सुनिधि के पापा, जी जी जी, जिन्होंने अभी एक रंगमंच भी बनाया है बम्बई में। अच्छा। थिएटर हॉल। अच्छा। रंगशीला नाम। अच्छा, वो उन्हीं का है? उन्हीं का है। लीजिए, हम अभी मकरंद का प्ले देखने गए थे। हाँ, तो शुरुआत आपसे हुई थी? हाँ, कभी मिलेंगे तो जिक्र करूंगी जरूर करिएगा। वाह, अच्छा फिर? तो वो फिर उसके बाद मैं बम्बई शिफ्ट हो गया। कि 7-8 साल करने के बाद अब मुझे लगा कि बम्बई, मुझे दिल्ली छोटी लगने लग गई एक्सप्रेशन के लिए। और डीसीएम बंद हो गई, मॉडर्न स्कूल का प्रिंसिपल बदल गया, जो दूसरा प्रिंसिपल बना उससे मेरी बिल्कुल नहीं जमती थी। आपको आना था बॉम्बे बस। हाँ, तो मुझे वापस हालात ऐसे हो गए। 1990 में आए होंगे शायद। नहीं, 87 के एंड में। अच्छा, 88 समझ लीजिए। अच्छा, हाँ, मैं तो तब तो थी बम्बई। फिर उसके बाद मैं आया, तो मैं क्या करूँ, तो मैंने एक पृथ्वी थिएटर में बैठने लग गया मैं, जैसा कि सब लोग बैठते हैं, और रोमियो के ढाबा में खाना खाने लग गया, जैसे सब खाते थे, स्ट्रगलर एनएसडी वाले, अन्नू कपूर, आलोकनाथ, सब खाते थे वहीं। बिल्कुल। तो हम लोग, मैंने पृथ्वी थिएटर में बैठ के वहाँ देखा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो शहरों से, देश के, भाग के आ जाते हैं सिनेमा में एक्टर बनने, कि चलो फिल्म में काम करना है, टिकट कटाया आ गए। उनको कोई काम नहीं देता था उस समय, न थिएटर में काम मिलता था, न फिल्म का, तो सपना ही था वो फिल्म में काम करना। और काम भी कम होता था ना उस टाइम पे, बहुत काम कम में, सीरियल भी नहीं थे ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने उन बच्चों को देखा और हमारा आंखों से कम्युनिकेशन हुआ, तो मेरे पास आके बैठने लग गए। फिर हमारा परिचय हुआ, तो उन्होंने कहा सर हमारे साथ प्ले करिए ना आप कोई, जो हम स्ट्रगलर्स हैं। मैं कहा ठीक है। तो हम समुद्र के किनारे रिहर्सल करते थे, सन एंड सैंड होटल के पीछे। और वो लड़के, कोई उसमें से आजीविका के लिए लोकल में कंघी बेचता था, कोई टेलर मास्टर हो गया था, एक कोई मकान बनाता था, मिस्त्री था। तो दिन भर वो काम करते थे, शाम को आके थिएटर करते थे। तो हम लोगों ने वो थिएटर किया। तो उसमें हम लोगों ने, मैंने उनसे ये कराया उरुभंगम, और फिर मैंने उनसे जूलियस सीजर। उरुभंगम मेरे ख्याल से सेकंड ईयर आप लोगों ने किया था ना? उरुभंगम आप नहीं, हम लोगों ने भगवत अज्जुकीयम किया था। उरुभंगम एनीवे। हाँ, फिर हमने जूलियस सीजर किया, वही समुद्र के तट पे। अच्छा, मतलब तैयार किया वहाँ। हाँ, रिहर्सल किया वहाँ। और सन एंड सैंड होटल की लाइट में करते थे हम लोग। ऊपर बीबीसी की एक टीम आई थी, कुछ ऐसे ठहरे थे उन लोग। तो उन लोगों ने ऊपर से देखा, ओ कास्का, ये सीजर, ये वो।
तो उन लोग कैमरा वैमरा लेके नीचे आ गए कि आप लोग क्या कर रहे हैं। हमने कहा जूलियस सीजर कर रहे हैं। तो उन्होंने हमारा बाकायदा वीडियो बनाया एक। तो उन बच्चों को बड़ी खुशी मिली। फिर उन बच्चों को काम मिलने लग गया, टीवी सीरियल में रामायण वगैरह चालू हो गया था उस समय, महाभारत रामायण। तो कहे सर मुझे 2 दिन का काम मिला है, मैं जा सकता हूँ क्या? तो मैं कहा जाओ। कहे सर मेरी ज़िंदगी का सवाल है, इसीलिए तो हम आए हैं सर यहाँ। मैं कहा जाओ। फिर वो 2 दिन बाद आया तो दूसरे लोग कहे सर हमको भी मिल गया काम। तो हमारा ग्रुप गड़बड़ाने लग गया। तो मैंने कहा ठीक है अभी हम ग्रुप नहीं करेंगे, तुम लोग को काम मिलने लग गया, अब काम करो। फिर मैं क्या करूं? तो मैं श्याम बेनेगल से मिला। और श्याम बेनेगल मेरे प्रिय निर्देशक पहले से थे, मैं उनकी फिल्में देखता था। तो मैं कहा इन्हीं से मिला जाए यार, जिनसे अपने इक्वेशन जमते हैं। तो मैं उनसे मिला। तो उस समय वो भारत एक खोज एक सीरियल बना रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने अपनी किताब दी उनको, बजे ढिंढोरा प्ले। और फिर वो पब्लिश कैसी हुई उसका? वो पब्लिश खेलने के बाद नाटक जब हो गया तो वाणी प्रकाशन एक है, उसको बड़ा बड़ा है तो जी जी जी। तो उन्होंने एक नया पब्लिकेशन शुरू किया था, अंकुर ऐसा कुछ नाम था उसका। तो उसकी पहली किताब थी ये बजे ढिंढोरा। पर आप पहुंचे कैसे उनसे? वो मेरे बड़े भाई साहब डॉक्टर राजेंद्र मिश्र की किताबें राजकमल प्रकाशित करता रहा है। अच्छा। तो उन्होंने उनको कहा कि मेरे भाई का एक नाटक है, वो तुम छापना चाहो तो छापो। तो उन्होंने छापा था। तो आप राइटर्स फैमिली से आते हो? मैं राइटर्स फैमिली से आता हूँ। अच्छा, तो वो अच्छा विरासत में है। तो ये आपने दिया श्याम जी को, श्याम बाबू को? फिर दिया। फिर श्याम बाबू उसको उल्टा पलटा, फिर कहा कि कल तुम आ जाइए, आप कल हमारी राइटर हैं शमा जैदी, सुनील शानबाग, तो हम राइटर टीम बना रहे हैं भारत एक खोज के लिए, तो आप आइए कल। मैं कहा ठीक है। अभी दूसरे दिन मैं पहुंचा तो अच्छा, जाने के पहले श्याम बाबू ने मुझे एक स्क्रिप्ट दी। बोला कि इसको हिंदी डायलॉग इसमें करके लाइए, ये स्क्रिप्ट। अंग्रेजी स्क्रिप्ट? अंग्रेजी से। अच्छा। अंग्रेजी मुझसे बिल्कुल नहीं बनती थी। अब मैं परेशान हो गया कि मैं इसको करूं कैसे, और नहीं कर पाऊंगा तो कल मुझे हटा देंगे, वो काम मिल रहा है इतने बड़े आदमी के साथ। तो मैं एक डिक्शनरी ले आया। डिक्शनरी से मैंने हर शब्द का अर्थ लिखा। देयर, कौन सा देयर है, THERE है कि THAIR है, उसका क्या मतलब होता है, ऐसा सब लिख के मैंने उसको किया। और रात भर, मतलब रात भर में मैंने वो कर डाला। और सवेरे मैंने उनको सुनाया। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, जब मैं वो कर रहा था तो थोड़े करने के बाद, 2-3 पेज करने के बाद मुझे समझ में आया कि ये उर्भंगम नाटक है जिसका मुझसे अनुवाद करवाया जा रहा है। बताइए। हाँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। अब मैंने उनको सुनाया तो उन्होंने कहा कि आपने बड़ा अच्छा किया, वेरी गुड, लेकिन आपने डायलॉग बहुत क्लिष्ट नहीं, आपने बहुत पोएटिक डायलॉग लिख दिए हैं, काव्यात्मक हैं। हाँ। मैं चाह रहा था कि रियलिस्टिक हो डायलॉग, जैसे हम लोग बातचीत करते हैं जी। और उन्होंने मुझे एक कोई रोम की फिल्म थी वो भी थोड़ा सा दिखाया कि इस तरह का मैं चाहता हूँ कन्वर्सेशन, वो इसमें होगा तो बहुत अच्छा लगेगा। मैंने कहा ठीक सर, वो इजी है, मैं कर दूंगा। तो फिर मैं चलने लगा। तो मैंने कहा सर मगर एक रिक्वेस्ट है आपसे कि मैंने ऐसा पोएटिक क्यों किया है, इसके बारे में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। बोले हाँ बोलिए बोलिए। मैं कहा इसलिए सर कि ये जो नाटक उर्भंगम है ये महाकवि भास का है, क्लासिकल है और कवि का है, तो इसमें पोएट्री में ही लिखा गया है, तो मैंने इसको पोएट्री में किया है, नहीं तो शायद मुझे लगा कि अच्छा नहीं लगेगा। उन्होंने कहा ओके ठीक है, आपने जो किया बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे हैं। मान गए। मान गए, क्योंकि वो आदमी भी बड़ा जीनियस आदमी है ना, तो समझता है चीज़ों को फट से। बिल्कुल। तो फिर हमारी ट्यूनिंग बैठ गई, मैंने भारत एक खोज किया, फिर मैं सईद मिर्ज़ा लोग के साथ जुड़ा। नसीम बाद में शायद था। हाँ, नसीम लिखा मैंने। फिर अजीज़ मिर्ज़ा जिन्होंने शाहरुख खान को लेके आए जो, तो उनके साथ मैंने एक सीरियल कर रहे थे इंतज़ार, उसके कुछ एपिसोड लिखे मैंने। और फिर नसीम सईद के साथ लिखा, सर्कस बन रहा था उनका सीरियल, तो उसके रिसर्च वगैरह में मैं गया अजीज़ भाई के साथ। तो फिर मेरा सिलसिला चल पड़ा। तो मैंने सुना है अशोक जी, आप जो है हमेशा मतलब बहुत सारे रिसर्च करते हो एज अ राइटर। जी जी जी। ये सही है? मतलब आप जो, जैसे अगर आपको एक प्रोजेक्ट मिला तो आप उसको एक्चुअली रिसर्च करके उस पर करते हैं काम? देखिए, मतलब ये आपकी मेरा खासियत ये है, मानना है कि मैं दुनिया के बारे में बहुत कम जानता हूँ जी, और जितना कम मैं जानता हूँ
उससे कोई फिल्म नहीं लिखी जा सकती। अच्छा। क्योंकि कम जानता हूँ मैं, कितने लोगों से मिलता हूँ दिन भर में, 5। दुनिया में लाखों लोग हैं, तरह तरह के व्यवसाय हैं, तरह तरह के काम हैं, तरह तरह की मानसिकताएं हैं लोगों की, मनोविज्ञान है जिसके बारे में मैं नहीं जानता। तो रिसर्च किए बिना मैं फिल्म लिखता ही नहीं, और कई बड़ी बड़ी फिल्में मैंने छोड़ दी। अच्छा। क्योंकि वो रिसर्च पे यकीन नहीं करते थे, जो प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं लिख सकता। अगर आप कहें कि न्यूयॉर्क के बारे में फिल्म लिखो और मैं न्यूयॉर्क के बारे में गया नहीं हूँ, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ। तो आप रेकी करते हैं, जैसे नॉर्मली रेकी करते हैं, नॉर्मली आप वहाँ रहते हैं, देखते हैं, वहाँ मिलते हैं, फिर लिखते हैं। हाँ, एक फिल्म लिखी मैंने श्याम बेनेगल की, बड़ी अच्छी फिल्म वो भी तो नेशनल अवार्ड मिली उसको, समर और नसीम। जी। समर को बेस्ट फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला, और मुझे पहली बार बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड मिला। तो समर क्या स्टोरी लाइन थी? समर एक दलितों पे अत्याचार की कहानी है, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की कहानी है। अच्छा। सागर जिले में एक गांव था, वहाँ दलितों पे अत्याचार किया था लोधी ठाकुर ने 1 साल तक, और वो कमिश्नरी से 30 किलोमीटर दूर था, पर किसी को पता नहीं चला था कि अत्याचार हो रहा है वहाँ। या आंख बंद कर देते थे, या तो हाँ, लोग उनका खाना पीना, रहना सहना, जीना हराम कर दिया था उसने। तो इस कहानी पे, दलितों पे एक फिल्म बनानी थी श्याम बेनेगल को, दलित अत्याचार पे। अच्छा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि कोई आइडिया है क्या तुम्हारे पास। तो मैंने कहा सर, आपने मुझे एक बुक दी थी, हर्ष मंदर एक IAS ऑफिसर हुआ करते थे, उनका केस स्टडी, तो वो सागर की घटना है, तो उस पर बना सकते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ, वो बढ़िया कहानी है। तो मैं कहा मैं रिसर्च पे जाऊँगा। तो वो रिसर्च के महत्व को समझते हैं श्याम बाबू, कहा जाइए। तो मैं गया वहाँ, और मैं जिस दलित पे अत्याचार हुआ था उसके घर में 3 दिन रहा। और वो गरीब लोग थे बिल्कुल, एक झोपड़ी में रहते थे, और एक उनका किचन था, एक कमरा और था। तो मैं 3 दिन उनके घर में रहा, और उनके बिस्तर में सोया, उनके साथ खाना खाया मैंने, जो मेरी ज़िंदगी का आज तक का सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट खाना है। उनके बिस्तर में सोया, और ऐसा हम मान के चलते हैं, पूर्वाग्रह है हमारा, कि दलित लोग गंदे होते हैं। दलित हैं भाई, साफ सफाई नहीं रखते, उनके बर्तन चमकते हुए रहते थे, उनके बिस्तर उजले रहते थे, और वो बड़े ही अच्छे लोग थे, बड़ा स्वादिष्ट खाना। और उनसे मैंने दास्तान सुनी उनकी, जो अत्याचार की, और भी गांव वालों को बुलाया मैंने, उन्हीं के मुंह से मैंने सुना, और उसको वैसा का वैसा लिख दिया, क्योंकि वो मैं जानता ही नहीं था जैसा उन्होंने बताया। और लोगों को लगा कि यार क्या लिखता है यार ये राइटर। या एक बार अभी कटहल लिखा, मैंने और यशोवर्धन ने, हमने पूरा यहाँ रिसर्च किया, खजुराहो आए थे हम, छतरपुर गए, पन्ना गए, पूरी पुलिस टीम एक कटहल के पीछे लग गई। हाँ, हम लोग रिसर्च के लिए गए इसके लिए। तो छतरपुर में हमको एक इंस्पेक्टर मिली, माधवी नाम था शायद उसका, और अच्छी खूबसूरत सी लड़की इंस्पेक्टर थी। तो उसको पता चला कि बम्बई से लोग आए हैं कुछ बात करने, तो बहुत और सज धज के आई वो, और इंस्पेक्टर ग्रेस जीप चलाते हुए आई और बैठ गई। तो हमने उससे बात किया, तो उसने बताना शुरू किया कि सर मैं यहाँ एक बड़ा खूंखार अपराधी था सर, जिसको कोई पकड़ नहीं पा रही थी पुलिस। तो मैंने उसका फ़ोन नंबर कहीं से मेरे को मिल गया, मुखबिर से मैंने पता लगा के, और मैंने उसको फ़ोन करना शुरू किया, और प्रेम का नाटक किया उसके साथ कि मैं तुमको जानती हूँ, तुम भूल गए क्या मेरे को। अब वो शराबी था, उसको कुछ याद रहता नहीं था, हज़ारों लड़कियाँ उसके साथ आती जाती थी, और मैंने उसको प्रेम के जाल में फंसा के एक जगह पे बुलाया और दबोच लिया। क्या स्टोरी है नहीं। और मगर सर इसका क्रेडिट मुझे नहीं मिला, SP साहब ले गए। तो हमने इस घटना से फिल्म शुरू की है। कटहल जो शुरू होती है वो इसी घटना से शुरू होती है। फिर जब हम बात कर रहे थे तो एक कांस्टेबल आया, उसने उससे दस्तखत सैल्यूट मारा के उसने इंस्पेक्टर को, और फाइल में दस्तखत करा के जाने लगा, फिर सैल्यूट मार के जाने लगा। तो उसने कहा 1 मिनट रुको, और हमसे कहा कि सर ये मेरा हस्बैंड है। हम दोनों प्यार, और मिल गया। हम दोनों प्यार करते थे। हाँ। हमने फिर शादी कर ली। ये भी हमने उसमें जोड़ा है कटहल में। यस। फिर एक पुलिस स्टेशन के सामने एक
एक पुलिस स्टेशन के सामने एक कांस्टेबल बूढ़ा सा था, उदास खड़ा था। हमने कहा क्या भाई परेशान क्यों हो? अरे कहा बताएं, यहाँ हम नया मोटरसाइकिल खरीदे थे, थाने के सामने से चोरी चली गई और वो रिपोर्ट हमारी ही नहीं लिख रहे हैं। हमने इसको भी जोड़ा, हमने उस कार चोरी चली जाती। तो रिसर्च से जो कीमती चीजें मिलती हैं ना, और नयापन जो आता है, ताजगी, हम कहाँ सोच सकते थे सब चीज की एक इंस्पेक्टर का हस्बैंड कांस्टेबल होगा, हम तो नहीं सोच सकते थे। सही बात है, कोई नहीं सोच सकता दुनिया में जो नहीं जानता था। और ये सब प्योर चीजें निकली, प्योर चीजें निकलती हैं। पर एक चीज बताइए, इसमें भी जब आपने मान लीजिए तो मिला, तो इसकी टेक्निकली क्या कोई प्रोसेस है? जैसे हम लोग बचपन में सिड फील्ड पढ़ते थे, अगर आपको कुछ लिखना है स्क्रीन प्ले, सिड फील्ड ही थे हमारे टाइम पे। तो आपकी कोई प्रोसेस है कि बिगिनिंग, मिडिल, एंड, नैरेटिव? आजकल तो बड़ा रेट्रोस्पेक्शन होता है कि 3 years later, 2 days before, ये सब होता है आजकल की लैंग्वेज ऑफ सिनेमा। आपका कुछ ऐसा प्रोसेस था? कैसे लिखते थे आप? लिखने का प्रोसेस तो जब आइडियाज आपके पास हो जाते हैं तो अपने आप एक फॉर्म निकल के आता है। अगर आइडिया नहीं होते तो फॉर्म ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो आम राइटर करते हैं वो पहले एक फॉर्म तय कर लेते हैं कि वहाँ से कूदेगा, यहाँ से गिरेगा, ये होगा, उससे प्यार होगा, ये हो जाएगा। हम ऐसा नहीं करते, हम कथानक पे काम करते हैं, स्टोरी पे काम करते हैं पहले। हमारे ज़माने में आप याद करेंगे अशोक जी, जो बोलते थे कंटेंट एंड फॉर्म। हाँ। तो अभी आप और कहते थे जस्ट फॉर्म प्रीसीड कंटेंट, ऐसा इंटेलेक्चुअल बातें बड़ी होती थी 80s में। तो आप जो कह रहे हैं कि कंटेंट या तो कथानक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो डिक्टेट करेगा फॉर्म, ये सीन आगे आएगा, पीछे आएगा। ओके, एज अ स्क्रीन प्ले राइटर जी। तो रिसर्च इसलिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूँ। मैंने कितने लोगों से, मैं एक फिल्म अभी लिखने प्रोसेस में लिख तो चुका हूँ, लगभग प्रोसेस में है, वो बनती कि नहीं बनती मालूम नहीं। तो उसमें डाकुओं पे फिल्म थी वो। तो मैंने अपनी डायरेक्टर से बोला कि मैं रिसर्च किए बिना नहीं लिख सकता। तो बोली अरे इसमें आप क्या रिसर्च करेंगे, डाकुओं से आप कैसे मिलेंगे? मैं कहा मैं मिल लूँगा। तो फिर मैंने कुछ कांटेक्ट अपने जो थे मेरे, उनसे मैंने संपर्क किया, यार मुझे डाकू से मिलना है। तो बोले ठीक है मिलवा देंगे। तो चित्रकूट बांदा के पास एक खूंखार डाकू था। तो मैं जब चलने लग गया तो मेरी जो डायरेक्टर है वो बोली सर मैं भी चलना चाहती हूँ। ये अनुभव सिन्हा की वाइफ रत्ना सिन्हा, हाँ। सर मैं भी चलना चाहती हूँ। मैं कहा चलो। और मैं डायलॉग लिख रहा था और 2 लड़के लड़कियाँ थे वो स्क्रीन प्ले कर रहे थे। तो उन लोग के सर हम भी चलेंगे। तो हम सब बांदा, चित्रकूट के पास, यहीं बांदा है पास में, वहाँ गए और जंगल के अंदर चले गए पैदल, और बियाबान जंगल, सन्नाटा, आप कभी देखिएगा कितना घना जंगल है वहाँ। वहाँ गए, थोड़ी देर के बाद हमको कुछ डाकू लड़के 20-22 साल के, 18 साल के, ऐसे बंदूक लिए खड़े थे, शोले के स्टाइल में, क्योंकि वैसे ही कपड़े भी पहने थे, क्योंकि सिनेमा से सिर्फ हम लोग भर कपड़े फैशन नहीं आता, डाकू लोग भी तो कहते हैं हम भी तो ऐसा बन सकते हैं। तो वो लोग खड़े थे। फिर उनका लीडर आया जो खूंखार डाकू था, उसका नाम मैं नहीं बताना चाहता। और क्यों उसकी डेथ भी हो गई, उसको मार डाला पुलिस ने। और उसके साथ हम लोगों ने करीब 3 घंटे बिताए वहाँ। कुछ चारपाई वारपाई था या जमीन पे बैठ गए? उसने लुंगी बिछा दिया जंगल में, नई लुंगियाँ थे उनके पास पहनने वाली, वो बिछा दिया, उस पर सब हम लोग बैठे। और फिर काजू बादाम पिस्ता अपने पिट्ठू बैग से निकाल के दिया उन लोगों ने, पत्ते में रखा। ये क्या वक्त होगा ये? हाँ, क्या वक्त दिन था का, दोपहर का 12 बजा। अच्छा, 12 बजा रहा होगा। हम 3 घंटे उसके साथ बैठे और मैंने डाकुओं के बारे में उससे पूछताछ की। मैंने कहा कि अक्सर लोगों के दिमाग में हम लोग की ये रहता है कि किसी के साथ जुल्म होता है तो वो डाकू बन जाता है, फूलन देवी वगैरह वगैरह, फूलन देवी, पान सिंह तोमर। हाँ जी। मगर आपके साथ क्या जुल्म हुआ था? तो उसने कहा मेरे साथ कोई जुल्म नहीं हुआ था। तो मगर फिर डाकू कैसे बने आप? तो बोले कि कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत शरारती होते हैं बचपन में, कि तो मैं किसी को मार देता था, पत्थर फेंक के, गुलेल से मार देता था, कुछ करता था। दिवाली के समय में जो गांव में घरों के बाहर एक लकड़ी का आहता बना देते हैं ना, बाउंड्री वाल, उस पर आग लगा के भाग जाता था, फटाका किसी के ऊपर फोड़ देता था। तो लोग मेरी पिटाई कर देते थे और मेरे घर में शिकायत भी करते थे। तो मेरा बाप भी एक दिन मुझसे गुस्सा हो गया, मेरी माँ भी गुस्सा हो गई, तो मैं भी गुस्सा हो गया और मैं निकल गया घर से। और मैं घर से अब घूमता रहा, चाय की दुकान में काम किया, मैंने ये किया वो किया।
तब तक मेरी उम्र 14, 15, 16 साल की हो गई ये काम करते करते। और एक दिन दुकान में कुछ लोग बात कर रहे थे कि जो दूसरा बड़ा डाकू है यहाँ का, वो भर्ती कर रहा है नहीं फौज, हाँ अपने गैंग में। गैंग। तो मैंने उनसे कहा कि भाई साहब मेरे को भी दिलवा सकते हो क्या गॉड काम? तो बोला कि ठीक है चलो। उसने देखा मेरे को कि लगता है लड़के में कुछ है, तो लेके गए। मैंने उससे बात किया तो उन्होंने कहा कि क्या क्या तुम्हारी खूबी है, तो मैंने अपनी खूबियाँ गिनाई। मार सकता हूँ तो उसने मेरे को रख लिया। फिर मैं उसके गैंग में काम करने लगा और काम करते करते मैं उसका राइट हैंड बन गया। मेरे बिना उसका काम ही नहीं चलता था। और फिर उसने मुझे धोखा दे दिया। एक कॉन्ट्रैक्ट बड़ा हासिल किया, उसमें इतना पैसा देने को कहा था, उतना दिया नहीं। तो मैंने उसका ग्रुप छोड़ दिया और अपना गैंग खड़ा कर लिया। अब वो मेरे को मारने के फिराक में है, तो हम लोग का लड़ाई गैंग वार चलती रहती। फिर मैंने उसको काफ़ी बात किया। मैंने कहा कि भाई क्या करते हो आप, मतलब हाँ, डकैती का इतना मतलब इतना क्या पैसा आप क्या करते हो? नहीं, डकैती क्या, कहाँ पे? मैं कहा क्या फिल्मों करते जैसी डकैती तो हाँ, होती नहीं कि हाँ, घोड़े में हाँ, आए, हाँ, शादी का मंडप में ले गए, जेवर लूट के गए। हाँ, शोले, नहीं, अब हाँ, ऐसा नहीं होता। हाँ, अब वो होता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला है पुल बनाने का या सड़क बनाने का, तो हम लोग कॉन्ट्रैक्टर से बात करते हैं कि कितने करोड़ का तेरा कॉन्ट्रैक्ट है? 25 करोड़ का, 5 करोड़ हमको पहुंचा दे, नहीं तो तू पुल बनाएगा और हम अगले दिन तोड़ देंगे, फिर बनाएगा फिर तोड़ेंगे, तेरे को बनाने नहीं देंगे। तो ये हमारा आजकल का डकैती का ये तरीका हो गया है। ये फिर मतलब ये तो ज्यादा एक्सटॉर्शन है डकैती से हाँ, ज्यादा। एक्सटॉर्शन हाँ, है ना। हाँ, तो मैं कहा अच्छा आपको इतना पैसा मिलता है अगर, तो आप करते कि आप तो जंगल में घूमते रहते हो, कोई इंजॉय नहीं करते, कुछ नहीं करते, कोई लाइफ नहीं है आप लोग की? तो नहीं ऐसा नहीं है, हम लोग वो सब अपने रहस्य बताने लग गया भावावेग में आके कि हम लोग जयपुर जाते हैं, जयपुर मेरा प्रिय शहर है, और दिसंबर के महीने में जाते हैं। और मैं कहा कैसे जाते हैं, पकड़ती नहीं पुलिस? कि नहीं, ठंड में जाते हैं हम लोग, और ऐसे ओढ़े रहते हैं, नीचे हमारा असला रहता है, हथियार, और वहाँ रहते हैं 5-10 दिन, एंजॉय करते हैं और आ जाते हैं। और बड़ा अच्छा इंसान, मतलब उससे बात करने में वो अच्छा लग रहा था कि क्या उम्र थी उसकी? उसकी उम्र रही हुई 45 साल उस टाइम जब हाँ। आप मिले? हाँ। और जो डाकू लोग हमारे दिमाग में है कि डाकू लोग ये पहनते हैं भाई, एक धोती, पगड़ी और ऐसे सब पहनते हैं, बड़ी बड़ी मूछों वाले, ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने लिवाइस की जीन्स पहनी हुई थी और एक बढ़िया गुलाबी रंग की शर्ट पहनी हुई थी। हैंडसम सा आदमी था और चीते जैसी नज़र थी उसकी, कभी इधर दिखता था कभी इधर दिखता था, सजग बिल्कुल। हमारे ऊपर भी उसको पूरा यकीन नहीं हो रहा था। तो उसके साथ बातचीत किया मैंने। आपने शूट किया? शूट तो नहीं अलाउ किया होगा? शूट अलाउ नहीं किया, पर फोटो हम लोगों ने कहा आपके साथ हमको खिंचवाना है, तो बोला ठीक है। अच्छा, हाँ, ये ट्रस्ट किया आपको? हाँ, आप कभी भी ट्रस्ट किया, पुलिस को दे सकते थे ना? हाँ दे सकते थे ना। फिर मैंने कहा कि आप मेरे को अपना फ़ोन नंबर दे सकते हैं क्या? उसके बाद फ़ोन देखा मैंने, मोबाइल। तो बोला क्यों? मैं कहा कि चूँकि आपकी लाइफ पे हम लोग फिल्म बनाएंगे, ऐसे कोई गलती वलती हो गई तो पूछ लेंगे एक बार और आपसे। तो उसने कहा इसका आप दुरुपयोग नहीं करेंगे। मैं कहा आपको यकीन नहीं हो रहा है क्या? कहता हो रहा है। अच्छा, ले लीजिए नंबर। भोला भी है हाँ, ना? भोला भी, बड़ा अच्छा आदमी था। ये कौन सी जात का था? नाम मत बताएं आप। यादव। यादव, अच्छा अच्छा, क्योंकि बुंदेलखंड में और यूपी में जात का बड़ा वो रहता है। हाँ, यादव था। अच्छा, ओके। यही अखिलेश यादव वाला मैं समझ कम्युनिटी गई, जो है। जी जी। तो वो उसने नंबर भी दिया और कहा रात को मुझे फ़ोन मत करिएगा, क्योंकि रात को लाइट चमकती है मोबाइल की, और वो दूसरा गैंग है जो वो हमारे को मारने के लिए ढूंढता रहता है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर अभी 1.5 साल पहले मुझे पता चला कि उसको पुलिस ने मार डाला। पुलिस ने मारा? गैंग, दूसरे गैंग ने नहीं, पुलिस ने मार डाला उसको। तो ये रिसर्च से जो बातें मिलती हैं वो अनुपम होती हैं, अद्वितीय होती हैं। कभी मैं नक्सलाइट लोगों से मिला बस्तर में जाके, वो भी फिल्म नहीं बन पाई, पर मैं मिला उनसे। मैं कहा मिल के ज़रा इनका एक्सपीरियंस तो देखें, क्या हैं लोग ये।
क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं। अभी मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में वर्कशॉप किया पिछले महीने, या इसी महीने की 16 तारीख को, पिछले महीने के। तो मैंने बच्चों से कहा कि भाई फिल्म लिखना है अगर, या ड्रामा लिखना है अगर, तो कोई ड्रामेटिक स्टोरी या इवेंट आपके पास होना चाहिए जिस पे आप डेवलप करते हैं कंटेंट, फर्स्ट चीज। ओके। तो एक कितने दिन का मॉड्यूल था ये वर्कशॉप था 10 दिन का। और कौन से स्टूडेंट्स थे, कौन से बैच? 3rd ईयर। ओ, जो डायरेक्शन टीम या मालूम नहीं क्या टीम थी, वो सब मिक्स थी। ओके ओके। तो मैंने कहा कि ठीक है, तो इसके लिए बेस्ट तरीका होगा कि चलो अपन लोग कहीं रिसर्च पे चलते हैं, क्योंकि रिसर्च किए बिना नहीं लिखना चाहिए। मैं नहीं लिखता, तो मैं आपको भी कहूँगा रिसर्च के लिए चलना चाहिए। तो मैंने कुछ सजेस्ट किया उनको कि विधवा आश्रम या महिला जेल या हॉस्पिटल, म्यूनिसिपैलिटी का हॉस्पिटल, यहाँ नाटकीय घटनाएं मिल सकती हैं, या आप लोग सजेस्ट करो कुछ। तो मैंने बहुत पहले एक और वर्कशॉप किया था वहाँ, तो वो उस वर्कशॉप की कथा अभी तक वहाँ चलती आती है एनएसडी में। अच्छा। तो उन बच्चों को ये मालूम थी कथा, तो उन्होंने खुसुर फुसुर करके कहा कि सर जीबी रोड कैसा रहेगा, प्रोस्टिट्यूशन वाला जो हाँ। है। हाँ हाँ हाँ। तो पहले भी एक बार मैंने किया था, योगेश चौबे वगैरह के बेच के, नेहा शराफ। अच्छा। इनके साथ, हाँ, वो बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है वो। हाँ, वो कटहल में भी है, कटहल में भी, बिल्कुल। तो उसको उनके बेच के साथ भी जीबी रोड गए थे हम लोग। मतलब सीरियसली गए थे सारे बच्चे? हाँ, सारे बच्चे। अच्छा। अभी भी हम लोग सब कोई जीबी रोड गए। अच्छा। और हमने जीबी रोड में टाइम बिताया, प्रोस्टिट्यूट से बात किया, और उन्होंने अलाउ किया? आजकल तो बड़ा उनका मुश्किल होता है। नहीं, पहले से आप लोगों ने? अच्छा, पिछली बार तो और अच्छा इंटरेस्टिंग किया था मैंने, जब नेहा लोग थी। अच्छा। अभी गलती क्या कर दिया था इन्होंने, एनएसडी वालों ने, पुलिस परमिशन लेना है करके वहाँ जाने पे, बच्चों को ले जा रहे हैं आप, तो मैं कहा भाई ले लो, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए तो मेरे ऊपर आएगा ना। तो पुलिस परमिशन के चक्कर में उन्होंने, एक महिला कांस्टेबल थी बड़ी मोटी सी, इंस्पेक्टर, वो हमारे साथ आ गई। तो वो तो बोलेंगे नहीं कुछ? तो कुछ बोलेंगे नहीं। अरे, तो पर जब मैंने पिछली बार किया था उसमें इनको मैं बिना पुलिस परमिशन के ले गया था सबको। अंकुर जी तब डायरेक्टर थे, ले गया मैं उनको। तो मैंने सब बात किया कोठे में जाके हम लोगों ने। तो उन लोग बोलती नहीं है कुछ, बताती नहीं अपने बारे में, जो बोलती हैं वो झूठ बोलती हैं कि हम यहाँ अपने मन से आए, हमको कोई दबाव नहीं है, हम कभी भी जा सकते हैं, और हमारे घर वालों के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं। सब झूठ, सब झूठ। तो बच्चों ने कहा कि सर ये तो कुछ बताते नहीं इन लोग। मैं कहा कोई बात नहीं। लड़कों को मैंने कहा कि ये तुम लोग 100-100 रुपये रखो और कस्टमर बन के जाओ और बात करो उनसे। तो उन लोग गए। बच्चे नियत डोल जाती तो अशोक जी क्या होता। और लड़कियों से मैंने कहा कि तुम लोग ये जीबी रोड में प्रोस्टिट्यूट बन के चलो, देखो कि क्या लोग तुमसे बात करते हैं। इतना बड़ा रिस्क? हाँ। तो सबने किया भी, नेहा शराफ लोगों ने किया भी। ये अच्छी डेयरिंग लड़कियां थी उस बैच में, तो उन्होंने प्रोस्टिट्यूट बन के चली और लड़के ऊपर कस्टमर बन के गए। फिर वो कुछ लड़के जो कस्टमर बन के गए थे वो वापस आए, किसी का कुर्ता फटा हुआ है, किसी का कुछ है। कहे सर वो बड़ा गड़बड़ हो गया सर। मैं कहा क्यों, क्या हुआ? कहे सर आपने 100-100 रुपये दिया था और 150 रुपये रेट था, तो 100 रुपये भी गए हमारे और मारा पीटा भी हमको। कुछ स्टोरी मिली कि नहीं? कहाँ से मिलती? तो फिर कहे सर, तो मैंने कहा यार अब तुम ऐसा करो, मेरे पास जो पैसे थे मैंने तुम लोग को दे दिया, वो तो तुम लोग स्कूल से वापस दिलाओ मेरा 1000 रुपये, 1200 रुपये, और स्कूल से बजट निकलवाओ इस रिसर्च के लिए। तो उन्होंने बजट निकलवाया, अंकुर जी ने बजट दिया। रिसर्च कहाँ रिसर्च करना है? जीबी रोड। तो अभी भी बजट निकाला, अभी भी बजट निकलवाया था हम लोगों ने। तो वो सब किया और उन्होंने रिसर्च करके मटेरियल लेके आए उन लोग। और फिर मैंने कहा कि अभी तुम लोग इसको सुनाओ अपने एक्सपीरियंस। तो सबने अपने अपने एक्सपीरियंस सुनाए। लड़कियों का तो कमाल का एक्सपीरियंस था, क्योंकि ऑब्वियसली वो ज़्यादा अच्छा रहा हो। वो सब सुनाया उन लोगों ने। फिर मैं कहा कि अभी तुम लोग 2-2 सीन सब लोग लिखो और उसको हम जोड़ के एक प्ले बना देंगे। वाओ! कितने बच्चे थे टोटल? करीब 24 थे। अच्छा। पहले तो 5-7 ही आए। कहे सर हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है स्क्रिप्ट राइटिंग में,
हमको कोई मतलब नहीं है, हमको तो एक्टर बनना है। मैंने धीरे धीरे कन्विंस कराया उनको कि नहीं, राइटर बनना हर किसी के लिए ज़रूरी है, एक्टर के लिए भी ज़रूरी है। अगर आप राइटर हैं, एक्टर, तो आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं। जैसे कि कंगना रनावत ने क्वीन फिल्म में लिखा था काफ़ी कुछ, ऐड किया था अपने हिसाब से बना लेते हैं ना। अगर आप एक्टर हैं तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं अपने रोल को। तो ऐसा करके, पर जब वो जीबी रोड की बात चली थी तो सब बच्चे कहे सर हम भी चलेंगे। 24-25 हो गए फिर। हाँ। और फिर फर्स्ट ईयर वालों ने कहा सर हमको भी ऐसा ले चलिए। फिर सेकेंड ईयर के लोग भी आ गए। तो तीनों ईयर के बच्चे कहाँ जा रहे हैं? जीबी रोड जा रहे हैं। फिर लड़कों ने कहा कि सर मुजरा नहीं देखा तो क्या देखा? तो मैं कहा यार मुजरा में तो पैसा लुटाना पड़ता है दोस्तों, तो बजट और लो। तो बजट और लिया गया। फिर हम लोग सब लोग लड़के लड़कियां मुजरा देखने, अभी भी मुजरा देखने गए थे हम लोग। ये जीबी रोड में ही होता है, जीबी रोड में। फिर और लड़कों ने डांस भी किया अभी मुजरा करने वालियों के साथ। सलामे इश्क मेरी जान कबूल कर लो, NHD के लड़के लड़कियों ने डांस किया उनके साथ। क्या बात है। तो मुजरा हम लोग पिछली बार जब देखने लग गए, इस बार तो पुलिस अधिकारी थी साथ में तो खुल नहीं पा रहे थे। पिछली बार जब थे तो लड़कों ने कहा कि, तो हम लोग सब कोई बाकी कस्टमर्स के साथ गए थे जो वहाँ मुजरा देखने, जो रियल कस्टमर्स हैं। अभी तो किसी को आने नहीं दिया था पुलिस ने। तो वो कस्टमर आए थे, तो वो कस्टमर बियर पी रहे थे और मुजरा देख रहे थे। कोई चरस पी रहा था और मुजरा देख रहा था। ऐसे तरह तरह के कस्टमर आते हैं ना। बिल्कुल। तो लड़कों ने कहा कि सर बियर पी के देखने का मजा कुछ और ही होता है। NSD पैसे दो। हाँ, बियर पी के कैसा दिखता होगा सर मुजरा, हम कल्पना करना चाहते। मैं कहा सालों साफ साफ बोलो कि बियर पी के देखना चाहते हो। कह सर आप बड़े समझदार हैं। तो फिर बियर मंगवाई गई, सबने बियर पी और मुजरा देखा। कमाल है। और फिर सब हमने वो ड्रामा जैसा बनाया उसका। तो और फिर उन्होंने बच्चों ने फिर दो सीन्स लिखे। दो सीन्स सबने लिखे। और मैंने कहा किसी भी नाटक के लिए एक प्रोटैगनिस्ट होता है या कोई हीरो होता है जिससे कॉन्फ्लिक्ट होगा, या हीरोइन होती है जिससे कहानी चलती है। तो उस समय ये सलमान रश्दी जो थे, राइटर हैं बड़े, वो अमेरिका में उनको एक ऑफर में, उस समय की न्यूज़ थी ये बड़ी, अखबारों में आ रहा था, टीवी में आ रहा था कि सलमान रश्दी पोर्नोग्राफी लिखने जा रहे हैं। एक बड़े पब्लिशर ने उसको हायर किया है। तो ये न्यूज़ चल रही थी। तो मैं कहा यार अपना हीरो जो इसको बनाओ, और ऐसी घटना भी देखो जब भी नाटक लिख रहे हो, फिल्म लिख रहे हो, तो कि आसपास कुछ हो रहा है क्या इससे रिलेटेड बड़ा। अच्छा, उसको कॉन्टेक्स्ट, टाइम के कॉन्टेक्स्ट में डालो। तो उसको डालो। अच्छा। तो इस कहानी में अगर उसको डाल दो, सलमान रश्दी को हीरो बना दो कि वो रिसर्च करने जीबी रोड आया है, पोर्नोग्राफी लिखना है तो उन्होंने उसको डाल दिया। फिर उसको ऐसा करके, और सलमान रश्दी को ही डाला एक्चुअल। हाँ, नाम उसका बदल दिया था, नाम बदल दिया था। और फिर वो उन्होंने प्ले बना लिया। उसके बाद उसका हमने नाट्य पाठ किया अभी मंच में, जहाँ आप करने जा रही हैं ना। जी। तो वहाँ हमने उसका नाट्य पाठ किया और उन प्रोस्टिट्यूट्स को देखने को बुलाया जिनसे हम लोग बातचीत करके आए थे। वो सब आई, अभी भी कह रही थी कि सर आप जब कुछ करेंगे आप लोग तो हम लोग को बुलाइएगा। और उन्होंने देखा तो बड़ी रोई वो, कि सर आप लोगों ने कितना अच्छा दिखाया हमारे बारे में, बहुत ही अच्छा है सर ये आपका ये। तो स्टोरी क्या थी? एक छोटे से मिस पे वो यही थी स्टोरी कि उन लोग के, अच्छा एक लड़का गया था तो उसने कहा सर मैं एक ऐसी लड़की से मिला हूँ सर यहाँ अभी, जो पैसा दे के मैंने भेजा था ना, कि वो कमाल की लड़की सर। एक तो बहुत खूबसूरत है, वो अद्भुत है दिखने में, बहुत ही मतलब बहुत सुंदर। दूसरा वो बहुत इंटेलेक्चुअल है। तीसरा वो पोइट्री लिखती है। तो मैं तो सर उस पर फिदा हो गया। मगर नहीं, फिदा विदा नहीं होने का। साले तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारे माँ बाप कहेंगे साले तुम वहाँ पढ़ने गए हो कि फिदा होने गए हो। जीबी रोड मेरे काम में फिदा मत होना, बाद में भले हो जाना तुम। अभी भी 1-2 लड़के फिदा हो गए थे। एक लड़का कहने लग गया मुद्रा करने वाले सी, तुम बड़ी सुंदर हो। मैं उसकी तरफ देखा, वाकई सुंदर थी वो। तो वो सब करके जो बनाया, तो वही कहानी में बनाया कि मैंने कहा हीरोइन का नाम भारती, उस लड़की का नाम भारती था। अच्छा, जो पोएट्री लिखती थी। तो मैं कहा ये अच्छा जुड़ेगा यार, भारती। भारती, हाँ, भारती नाम।
भारत से, बिल्कुल वो भारत भारती, तो इसका हीरोइन का नाम भारती रखो और हीरो का नाम कुछ बना लो ऐसा। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर मैं कहा यार अपन लोग सब रिसर्च तो कर लिए, लेकिन इसका नाम जीबी रोड क्यों है, ये तो पता ही नहीं किया हम लोगों ने। कोई तो वजह होगी। हाँ, जीबी रोड क्या, हाँ क्या मतलब है? तो मैं कहा पता करो। तो उन लोगों ने फिर पता किया जाके, तो उसका नाम गस्टन बस्टन रोड है। अंग्रेज थे दो, अंग्रेज थे गस्टन बस्टन कोई, तो वो अपनी वाइफ को लेकर नहीं आते थे यहाँ, तो उन्होंने वेश्याओं को बसाया था यहाँ, तो तब से उसका नाम जीबी रोड है। फिर एक लड़के ने बताया कि सर इसका असली नाम जीबी रोड नहीं है सर, इसका नाम गांधी बप्पा रोड है। जीबी रोड, यस ये हाँ, गांधी बप्पा रोड, हाँ। तो गांधी जी बेचारे। फिर एक ने कहा कि सर इसका नाम बदल के गौतम बुद्ध मार्ग कर दिया गया है। मैं कहा यार गौतम बुद्ध ने कितनी वेश्याओं को उद्धार किया, उसी के नाम पे वेश्याओं की लाइन बन रही है। तो ऐसे करके सब इंटरेस्टिंग ये पॉइंट जोड़ा हमने, तो एक कहानी बन के निकल के चली आई। और एंटी हीरो कौन था, विलेन कौन था इसमें? विलेन ऐसा कुछ खास नहीं था, वहीं पे जो दलाल काम करते थे, वहीं पे एक शुक्ला करके एक कोठे में गए हम लोग, तो एक शुक्ला ऐसे पूजा कर, सवेरे के टाइम गए थे, पूजा कर रहा था, आरती कर रहा था। उसके बाद उससे मैंने कहा कि भाई आरती ख़त्म होने के बाद कुछ प्रसाद दिया हम लोग को, हम लोगों ने खाया। फिर मैंने कहा क्या क्या नाम है? तो उसने बोला कुछ शुक्ला, सम शुक्ला। मगर कहाँ के रहने वाले हैं? बोला इलाहाबाद। तो मैं कहा यार आप प्रयागराज के रहने वाले हैं, शुक्ला ब्राह्मण हैं और यहाँ काम कर रहे हैं कोठे में, तो मतलब थोड़ा अजीब नहीं लगता आपको? क्या शुरू शुरू में लगता था जब मैं आया था तो, और पेट की भूख की वजह से मैं यहाँ आया था, पर जब मुझे पैसा मिलने लग गया ना तो बुरा लगना बंद हो गया। ये भी लाइन ऐड हो गई। तो ये हमने सब जोड़ा, करेक्टर जोड़े। एक करेक्टर मिला जो फौजी था, रिटायर्ड बूढ़ा था, रिटायर्ड फौजी था। तो हम लोग घूम रहे थे तो उसको लगा कि हम लोग कोठा देखना चाहते हैं कोई अच्छा, हम लोग उसके लिए आए, प्रोस्टिट्यूशन के लिए आए हैं। तो उसने कहा कि आप लोग आए हैं यहाँ तो मैं आपको अच्छे कोठे बता सकता हूँ जहाँ बीमारी नहीं होगी आपको। तो मैं कहा आप कौन है? तो बोले मैं वॉलंटियर हूँ, एनजीओ के वॉलंटियर्स होते हैं ना, और मैं रिटायर फौजी हूँ, और मैं ये वेश्याओं के लिए करता हूँ कि इनको कोई बीमारी ना हो, और इन लोग प्रॉपर सेफ्टी रख के सेक्स करें अगर करना है तो वो एक करेक्टर हमने जोड़ा। ऐसा करके बच्चों ने बहुत अच्छा बनाया। अभी ये जो हमारा 11 दिन का वर्कशॉप हुआ, इसमें एक लड़की थी जो बंगाल की थी, उसने बहुत अच्छा प्ले लिखा। हाँ, प्ले लिखा भी इस वर्कशॉप में, और वही प्रोस्टिट्यूट्स को लेके। और तांत बनाने वाली एक लड़की की कहानी लिखी उसने, ड्रामा, जो कलकत्ता में रहती है और उसका बाप तांत की साड़ी बनाता है, कि जाने ही नहीं मिल सकता। तो मैं कहा ठीक है, मैं जेल के बाहर बैठूंगा, सोना मुनी और पल्लवी अंदर जाएंगी और वहाँ जो मैं बोलूँगा वो करवाएंगी, और वो सब आके मुझे बाहर बताएंगी, तो मैं प्ले लिखूंगा, और क्या कर सकता हूँ। और इस बीच मैंने सोच सिफारिश लगाना शुरू किया कि मुझे अंदर जाने दिया जाए। तो वहाँ के थे बड़े कुछ अधिकारी पुलिस के, उन्होंने मुझे कहा कि जाने दो इनको। फिर मैं अंदर गया, तो वहाँ ये भी रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या, मन चल रहा है। तो वहाँ मैं गया अंदर, तो एक ऐसे ही हॉल था, इससे आधा रहा होगा। वहाँ पे कुछ महिला कैदी जो ड्रामा करना चाहती थी वो आई थी। उसमें 75 साल की बूढ़ी औरत भी थी और 16 साल की कोई लड़की भी थी, और तरह तरह के करेक्टर, और बच्चे भी थे जो अपने माँ के साथ जेल में रहते हैं, क्योंकि अंडर एज बच्चे। जी। तो वो सब थे। तो मैंने उनके साथ ड्रामा, मैंने कहा कि देखो मैं आप लोगों के जो आप क्या करके आए हैं क्राइम, उस पर मैं कोई बात नहीं करूँगा, मैं उस घाव को फिर से नहीं पूरे दूंगा, उसका मज़ा नहीं लूँगा मैं। अच्छा, ओके। मैं आप लोग के साथ एक कॉमेडी करूँगा, कॉमेडी प्ले करेंगे हम लोग, जिसमें आप लोग हंसेंगे और लोगों को हंसाएंगे। तो उन लोग को बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, उसके बाद वो जेलर जो थी वहाँ की, वो बड़ी खूंखार थी। वो मेरे बगल में आके बैठ जाती थी और सेंसर बोर्ड का काम करती थी कि मैं क्या करा रहा हूँ। बड़ा बाजू में ही सेंसर बाजू में बैठा हुआ है
कि आप कुछ कराएंगे तो कभी ये काट दीजिए मिस्टर, ये ठीक नहीं लगेगा, ये ठीक नहीं लगेगा। बड़ा मुश्किल होती थी मुझे काम करने में। अच्छा, उसमें 2 लड़कियां थीं, मीना और सुषमा। वो नक्सलाइट थी, नक्सली थी और कई मर्डर किए थे उन्होंने, मशीन गन वगैरह वाला, और उसी चक्कर में पकड़ी गई थी वो दुर्ग के आसपास। तो वो भी थी उसमें, और वो बड़ा अच्छा ढपली बजा के गाना गाती थी, दोनों की आवाज़ कमाल की थी। तो अब देखिए, नक्सली हैं वो, खतरनाक, खूंखार, और आर्ट देखिए जरा। तो गाना गाती थी, और एक जोसेफ करके एक IAS ऑफिसर को एक बार नक्सलियों ने बीजापुर में कैद कर लिया था, किडनैप। तो बड़ी न्यूज़ बन गई थी कि इसको छुड़ाओ, इसको छुड़ाओ, और कांग्रेस का शासन था उस समय। तो उन्होंने, नक्सलियों ने मांग की थी कि ये नक्सलियों को अगर आप छोड़ेंगे जेल से तो हम इसको छोड़ेंगे। अच्छा। तो जो लिस्ट दी थी उसमें सुषमा और मीना का भी नाम था, जिनको ये लोग अभी जो जेल में थे। हाँ। फिर उनको पकड़ लिया गया था, ऐसा वैसा करके। तो वो भी थी, अब वो गा के करती थी अपना। मैंने कहा ये गाना तुम गाती हो जो, बहुत अच्छा गाना, यही तुम लोग प्ले में गाना, ढपली बजा के, मज़ा आ जाएगा। अभी जब होने लग गया प्ले, धीरे धीरे बनने लग गया, मज़ा आने लग गया, तो शो के 2 दिन 3 दिन पहले वो जेलर कहती, सर सेंसर बोर्ड, हाँ, ये गाना निकलवा दीजिए आप। अरे, मैं कहा क्यों? कहा सर ये गाना ठीक नहीं है। मैं कहा क्यों? ये गाने का मतलब मैंने पता किया है, इसमें बस्तर की तारीफ है, ये बस्तर कितना सुंदर है, यहाँ नदियाँ हैं, झरने हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, तो इसमें क्या बुराई है गाने में? कहने सर इस गाने को नक्सली लोग गाते हैं, तो आप हटा दीजिए। तो मेरा दिमाग बड़ा ख़राब हुआ, पर मैं क्या कर सकता। तो उनका एंथम टाइप कुछ होगा, हाँ, वो नक्सली लोग गाते हैं। अच्छा, कहे सर दूसरा तो ये है कि मतलब प्रॉब्लम, मेरी नौकरी चली जाएगी अगर आप ये नहीं गाना काटेंगे। तो मैं कहा ठीक है। अब मैं रिहर्सल में आया तो मेरा मूड ऑफ था, तो मीना सुषमा ने पूछा क्या हुआ सर? मैंने कहा यार ऐसा ऐसा हुआ है, तुम्हारा गाना काट दिया गया। तो बड़ी गुस्से में आ गई, कहे काट कैसे दिया हमारा गाना? अब वो मर्डर की हुई लड़कियां। मैं कहा शांत शांत, कोई चिंता मत करो तुम, वो गाना काट दिया गया। कहे फिर हम करेंगे क्या, और कोई काम ही नहीं था हमारा ड्रामा में। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं तुम लोग के लिए सोचता हूँ कुछ और इंटरेस्टिंग। तो मैंने कहा कि तुम सब लोग लेट जाओ और आंखें बंद कर लो और सोचो कि तुम लोग रात को क्या सपने देखते हो। तो सब ने बताया अपना अपना, कि एक औरत बोली सर मैं सपना देखती हूँ कि मेरी बेटी की शादी हो रही है और वो वहाँ है, तो उसकी शादी का सपना मुझे बार बार आता है कि वो दुल्हन बनी हुई है, ये है। एक ने कहा कि हमारी गाय पैदा हुई है, बच्चियाँ पैदा, ऐसे सपने बताए। फिर मीना से मैंने कहा कि तुम क्या देखती हो, नक्सल लड़की से। तो जोर जोर से चीखने लग गई, पूरा सन्नाटा छा गया कि चीख क्यों रही है। तो मैं कहा क्या सपना देखती? कि यही सपना देखती हूँ सर मैं, कि मैं चीख रही हूँ जोर जोर से। सुषमा बोली मैं भी ऐसे ही देखती हूँ कि मुझे बहुत मारा जा रहा है, मैं चीख रही हूँ। तो मैं कहा ये तुम लोग सिर्फ प्ले में चीखना बस, एक जगह आएगी जहाँ पे तुमको चीखना है। तो और मैं कहा चीखना 2 मिनट, मैं तुम लोग को पूरा जितना गाने की लेंथ थी उतने चीखने का भी लेंथ दूंगा। क्या बात है। उस और मुझे रघुवीर सहाय की एक कविता है बड़ी अच्छी इस पे, कि कई एक कतार में थी कई कोठरियां, किसी एक में वो ले जाई गई, कुछ देर बाद कोठरी के एक चीख की आवाज सुनाई दी, उस चीख से ही हमें जाननी है उसके बचपन से जवानी तक की कथा। तो ये कविता मुझे याद आई, तो वो मैंने चीख उनका डाल दिया। अब शो के पहले वो कहती है जेलर कि सर ये चीख निकलवा दीजिए। सेंसर बोर्ड को तो मतलब क्या बोले? मैं कहा क्यों? कहे सर ये हॉल है, यहाँ आप चारों तरफ दर्शक को बैठाएंगे, बीच में इन लोग ड्रामा करेंगे और ये चीखेंगी, और चीखते चीखते कहीं मिनिस्टर आने वाली है, जेल मंत्री देखने के लिए प्ले, चीखते चीखते इन्होंने जेल मंत्री के ऊपर थूक दिया या मार दिया उसको, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? अरे तो आप ये चीख निकाल दीजिए। तो मैं कहा भाई ये तो बड़ी गलत बात है। मैं कहा कैसे निकाल दें?
फिर मैं मीना सुषमा को क्या जवाब दूंगा ना। तो मैं कहा देखिए मैडम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं कह रहा हूँ ये बहुत अच्छी रास्ते पे जा रही हैं दोनों, और सब कैदी, उम्र कैद वाली भी, सब लोग बड़े अच्छे से प्ले कर रहे हैं, तो प्लीज़। तो उसने कहा कि आप लिख के दे सकते हैं कि कुछ नहीं होगा, और होगा तो आप जिम्मेदार होंगे कि आपने मुझ पर दबाव बनाया। मैं कहा लाइए लिख के दीजिए, जो लिख के दीजिए मैं दस्तखत करता हूँ। उसने लिख के अपनी तरह से ड्राफ्ट बनाया सेफ्टी के लिए। हाँ, और मैंने उसमें दस्तखत कर दिया। अब मैं आया रिहर्सल में, तो फिर मीना सुषमा से बात किया कि भाई देखो ऐसा ऐसा है, और उसने मुझसे लिखवा लिया है कि तुम लोग कुछ करोगी नहीं प्ले के दौरान। तो सर हम प्रॉमिस करते हैं कि कुछ नहीं करेंगे, और कुछ नहीं किया उन्होंने। तो फिर वो कहती कि जेलर कि सर इनको प्ले से ही निकाल दीजिए। अरे मेरे को यकीन नहीं हो रहा है। मैं कहा क्यों निकाल दें भाई, और अगर निकाल देंगी आप इसको तो ये बैरक से जाके चिल्लाएंगी, गाली देंगी मिनिस्टर को, तो क्या कर लेंगी आप। और मैं कह रहा हूँ ना कि नहीं करेंगी कुछ। तब वो तैयार हुई बड़ी मुश्किल से, और उन्होंने प्ले किया सब औरतों ने। क्या नाम था प्ले का? प्ले का नाम तो ठीक से याद नहीं, करी का लड्डू ऐसा कुछ नाम था उसका। गरी का लड्डू? करी ने सेव आता है ना जो, अच्छा, सेव को गुड़ में ला के सब जगह बनता है वो। अच्छा, उसके लड्डू वहाँ बहुत चलते हैं छत्तीसगढ़ में। तो वो मैंने कहा करी का लड्डू प्ले का नाम रहेगा, और वो औरतें सब मिलके करी का लड्डू बनाने का काम शुरू करती हैं, और वो मेले में बेचने जाती हैं। राजिम का एक मेला लगता है वहाँ, और वहाँ कुछ अंग्रेज आए हुए हैं, उनको वो लड्डू बहुत पसंद आता है, तो उनको ऑर्डर देते हैं कि हमारे को आप सप्लाई करो, हमारा आदमी ले जाएगा आपसे, आपको पैसे दे जाएगा। तो उनका काम सब सुधर जाता है वो महिलाओं का। उसमें एक बूढ़ी औरत थी जो अपनी बहू को जलाने के आरोप में आई थी, जला के मार डाला था उसने। तो उससे जेलर से बात किया मैंने, उससे तो मैंने कुछ नहीं पूछा, जेलर ने बताया कि ये मार के आई। जेलर से मैंने सबके बारे में पूछा, उनसे नहीं पूछा। तो जेलर ने बताया कि सर ये अपनी बहू को जला के मार डाली है, क्योंकि वो हर बार लड़की पैदा करती थी। अरे बाप रे। तो मैं कहा चलो अच्छा बता दिए। अब मैंने ड्रामा में ऐसी सिचुएशन क्रिएट किया और उसको रोल दिया ऐसा कि उसकी बहू बार बार लड़की पैदा कर रही है, तो वो फिर जाती है डिलीवरी के लिए, और फिर लड़की पैदा होती है, और फिर आती है वो, तो वो चिल्लाने लगती है। तो उसका हस्बैंड कहता है, मैंने उसको ट्विस्ट दे दिया कि अभी हमको आपके घर में नहीं रहना माँ, मैं अपनी बीवी और बच्चियों के साथ जा रहा हूँ, तो ये करना है। मैंने ये नहीं किया कि जला के मार डालती है, उसको बुरा लगेगा करके, क्योंकि उसको पता है उसने ये किया था, पर उसको आपने उसका एक सोल्यूशन दिया कि मैं यही तो राइटर का है अशोक जी। आई थिंक वी आर फिनिश्ड ना, वो मुझे नॉट करे अशोक जी। मैं तो बहुत ग्रीडी हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं एटलीस्ट 2-3 घंटे इनकी बात सुन सकती हूँ, बिकॉज हम लोगों ने देखिए किफ में बहुत सारे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, पर पहली बार आपके श्रेणी के राइटर से मैं बात कर रही हूँ। आई एम रियली, और वो भी हमारे मेरे टाइम के, मेरे ही हम लोग मतलब 1 साल आगे पीछे हैं। जी। आई एम सो हैप्पी। मैं थोड़ी ग्रीडी हूँ, बम्बई में आपसे मैं मिलूंगी। हम लोग मिलेंगे, बैठेंगे, गप्पे मारेंगे। मैं भी थोड़ी बहुत लिखती पढ़ती हूँ, मेरी भी थोड़ी सी मुझे मालूम है, जो मुझे मन है। अभी लेटेस्ट मैंने एक प्ले प्रभात प्रकाशन ने मेरा नटी प्ले पब्लिश किया है जी। अरे वाह वाह वाह। मैं सोच रही थी कि NSD को भी दूँ। वो हम लोगों ने वो बहुत पहले उसका शो किया है, राजेंद्र गुप्ता, मैंने, सुरेखा जी ने उसका अनुवाद किया था। अच्छा। और MS सत्यू जी ने उसका सेट बनाया था, पृथ्वी में किया था बहुत पहले, 1991 की बात। अच्छा। तो मैं आपसे जरूर चर्चा करूंगी। बिल्कुल। और आपने जो ये अनमोल 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 हमें हैक्स दिए हैं और समझ दी है, और ये रिसर्च कटहल, बहुत कुछ मुझे बात करनी थी। और आपने इतनी, मैं रियली बता रही हूँ अशोक जी, इट्स बीन, मतलब मेरी आँख खुल गई। मतलब ये हमारे बच्चे, इफ़ दे लिसन टू एवरी वर्ड व्हाट ही सेज, वी कैन स्टार्ट आवर ओन, मतलब ये रिसर्च सेंटर्ड
कंटेंट हाँ। कि बहुत आपने हम जी, थैंक यू वेरी वेरी बहुत मच। बहुत धन्यवाद। और आपके साथ बात करना बहुत ही अच्छा था, क्योंकि आपने मुझे एक तरह से उत्प्रेरक का काम किया, कैटलिस्ट का काम किया मेरी बात को लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से। बिल्कुल। आपको किफ कैसा लगा, आपको ये एक्सपीरियंस कैसा बहुत लगा, अच्छा बस है, थोड़ा बहुत सा अच्छा। बता दीजिए। धीरे धीरे ये बढ़ेगा जी। धीरे धीरे ये बढ़ेगा। आप टपरा टॉकीज गए थे? हाँ, टपरा टॉकीज हाँ गया था ना, गए गया देखे? था। अच्छा। तो बड़ा अच्छा है, कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है। एक मैंने छोटी फिल्म भी बनाई थी, वो भी यहाँ दिखाई गई थी जी एक जी बार। जी जी उसका जी। नाम ही टपरा टाकीज था, फिल्म का ही नाम टपरा टाकीज था। तो बहुत अच्छा काम है ये, और मैं राजा बुंदेला जी का बहुत आभारी हूँ कि वो इतना बड़ा साहसिक काम कर रहे हैं 10 साल से। आप दोनों मिलके ये काम कर रहे हैं, तो मेरी शुभकामनाएं है कि और बढ़े, इसमें और बड़े बड़े लोग आएँ, बड़ी बड़ी फिल्में आएँ देश विदेश की। और बहुत अनोखा है ये, बाकी जगह से अनोखा फिल्म आपने प्ले फेस्टिवल है। देखा था कल बिरसा मुंडा? नहीं, कल मैं नहीं देख पाया अरे था। बड़ा गजब का प्ले कल था। मैं लेट आया, रात को 8 हाँ, बजे लेट आया। आए। वो हाँ। भोपाल के थे, हमारे एनएसडी के जूनियर थे। अच्छा। उनका नाम क्या था मैं भूल रही हूँ। मतलब नॉर्मली यहाँ पे प्ले वे नहीं चलता। हाँ, राजा हाँ, जी ने हाँ, कहा हाँ, कि आप लोग को मैं ये आदत डाल रहा हूँ, आप थिएटर देखो। हाँ, हर तो बार प्ले भी होना चाहिए एक दो। हाँ, और वो हाँ, बहुत अच्छा किया। वो हाँ, हाँ, एनएसडी का हाँ, डायरेक्टर था वो, हाँ, नाम भूल रही हूँ, बाहर से बहुत जूनियर था वो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो 15 और सब बैर बदन, वो बिरसा मुंडा के ऊपर लिखा। वो ठंड में इतने उन्होंने काम बहुत करना। अच्छा काम किया। हाँ। सो थैंक यू वेरी मच। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, धन्यवाद आपको। राजा बुंदेला जी का मैं आभारी हूँ, आप दोनों का आभारी हूँ कि मुझे यहाँ आमंत्रित किया आप लोगों ने।